Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 9th of August 2023. Let's begin today's MCQ session for AIMS NORCET exams. Our first question is, in which city was the first school of nursing started with a diploma in midwife program? इनमें से किस शहर में पहला नर्सिंग स्कूल शुरू किया गया था जिसमें मिडवाइफरी में डिप्लोमा करवाया जाता था? ऑप्शन ए मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेन्नई। हमारे देश भारत में चेन्नई के अंदर सबसे पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया था जिसमें मिडवाइफरी के अंदर डिप्लोमा करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग कोर्स की कुल अवधि कितने समय की होती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? The correct answer is option C, 4 years. BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफिसेंस इन एथिक्स? एथिक्स के अंदर जो नॉन मैलिफिसेंस प्रिंसिपल होता है उसका क्या मीनिंग है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए प्रमोटिंग अ वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दूसरों की लिए अच्छाइयों को प्रमोट करना। ऑप्शन बी बेनिफिटिंग अदर्स थ्रू एक्शंस, दूसरों को अपने एक्शंस द्वारा फायदा पहुंचाना। ऑप्शन सी अवॉइड कॉजिंग हार्म और यूटिलाइजिंग हार्म टू अदर, दूसरे लोगों को ना तो नुकसान पहुंचाना और ना ही पहुंचने देना। ऑप्शन डी एंश्योरिंग पर्सनल गेन इन एवरी सिचुएशन, आपको हर सिचुएशन में फायदा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। नॉन मालिफिसेंस का मतलब है किसी को भी जान या माल का नुकसान ना हो। यहाँ पर नॉन मैलिफिसेंस है, इसे मेल को आप माल पढ़ सकते हैं। नॉन मैलिफिसेंस, किसी को भी जान और माल का नुकसान ना हो, यही नॉन मैलिफिसेंस का एथिकल प्रिंसिपल कहता है। अवॉइड कॉजिंग हार्म, किसी को नुकसान ना हो या फिर नुकसान हो रहा है तो कम से कम हो, यानी मिनिमाइज कर दो उसे। ये प्रिंसिपल है एथिक्स का, नॉन मैलिफिसेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while administering ear drops in infants, the nurse should pull the ear pinna of the ear. किसी इन्फेंट में यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में अगर आपको ईयर ड्रॉप इंस्टिल करनी हो तो आप ईयर पिन्ना को किस डायरेक्शन में खींचेंगे? डाउनवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड? ऑप्शन ए इज करेक्ट ईयर। अगर आप किसी 3 साल से कम उम्र के बच्चे में ईयर ड्रॉप इंस्टिल कर रहे हैं तो आप हमेशा ईयर पिन्ना को डाउनवर्ड साइड और बैकवर्ड साइड में पुल करेंगे। जबकि अगर आप 3 साल से ज़्यादा उम्र के पर्सन में अगर ईयर ड्रॉप इंस्टिल करने जा रहे हैं तो आप उसे अपवर्ड और बैकवर्ड, बैकवर्ड अपवर्ड, इस डायरेक्शन के अंदर पुल कर सकते हैं। ऐसा करने से जो ईयर कैनाल हो जा स्ट्रेट हो जाती है और ईयर ड्रॉप इजीली अंदर तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉमनेस्ट लाई ऑफ द ह्यूमन फीटस इज? प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा कौन सी लाई में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, अनस्टेबल, ऑब्लिक? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि ये मदर है और ये इसका बेबी है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बच्चा होता है वो मदर के बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है
उसी के लंबवत होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो बच्चा माँ की तरह सीधा पोजीशन में होता है, उसका जो मिड एक्सियल लाइन है, वो बिल्कुल मदर की इक्विवेलेंट होती है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। सो लॉन्गिट्यूडिनल इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लेबर सर्वाइकल इफेसमेंट रेफर्स टू। लेबर प्रोसेस के दौरान सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, ये आपको बताना है। द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का पतला और छोटा होना। ऑप्शन डी बेबीज हेड डिसेंडिंग इनटू पेल्विस, बच्चे के सिर का पेल्विस में जाना। ऑप्शन सी रप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक। ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। लेबर के दौरान सर्वाइकल अफेसमेंट का मतलब होता है यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट है, जिसे आप सर्विक्स कहते हैं, इसका लंबाई में छोटा होना और मोटाई में पतला होना। नॉर्मली जो सर्विक्स है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जो कि लेबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, और यही चीज़ जो है सर्वाइकल इफेसमेंट के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस। इनमें से लेप्रोमीन टेस्ट को आप किस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लेप्रोसी, मलेरिया, टीबी, डिप्थीरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा होने वाले लेप्रोसी डिजीज, जिसे आप हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, उसे पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए लेप्रोमीन टेस्ट किया जा सकता है। Next question is, in which year was the first 4-year bachelor's degree program in nursing established? भारत में सबसे पहले किस वर्ष 4 साल का नर्सिंग में डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया था? 1955 में, 46 में, 62 में या 78 में? The right answer is option B, 1946 में। 1946 के अंदर दो इंस्टीट्यूट्स थे, नोट कर लीजिएगा। आर ए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दूसरा इंस्टीट्यूट था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। इन दो जगह पर 1946 के अंदर 1946 में सबसे पहले 4 साल का नर्सिंग में डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया था। राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, 1946 में। What is the standard duration of MPhil nursing course for regular candidates? अगर कोई व्यक्ति रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एमफिल करना चाहता है, तो उसे कुल कितना समय लगता है? 6 months, 1 years, 2 years, 3 years? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एमफिल कोर्स जो है, अगर आप रेगुलरली करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का समय लगता है, और अगर आप इसे पार्ट टाइम के रूप में करना चाहते हैं, पार्ट टाइम कैंडिडेट के रूप में करना चाहते हैं, तो इसमें 2 साल का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरासिटी प्राइमरली एंटेल? एथिक्स का जो वेरासिटी प्रिंसिपल है, वो हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए मैनिपुलेटिंग द ट्रुथ फॉर पर्सनल गेन, अपने फायदे के लिए सच को मैनिपुलेट करना, बदलना। ऑप्शन बी अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, हमें जो मुश्किल कन्वर्सेशंस हैं उन्हें अवॉइड करना है। ऑप्शन सी बीइंग ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ, हमेशा ईमानदार रहें और हमेशा सच बोलें।
ऑप्शन डी, ओनली स्पीक द ट्रुथ टू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ आप सच बोलें, ट्रुथ बोलें। वीरासिटी, ऑप्शन सी करेक्ट। आप हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, आप हमेशा ईमानदार रहेंगे, आप हमेशा सच बोलेंगे, आप हमेशा ट्रुथ को फॉलो करेंगे। ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एथिक्स के वीरासिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। वीरासिटी इज द थिंग इन विच अ पर्सन बीइंग ऑलवेज ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। मिट्रल वाल्व को हम और किस नाम से भी जानते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या फिर यूनिकस्पिड? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हमारा जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और हर 2 चैम्बर्स के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। हमारे हार्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के रूप से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, 44, 47, 45? 46 तो हो नहीं सकते, ये तो नॉर्मल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन आपका हटा दीजिए। इन तीनों में से बताइए आंसर। यस एग्जैक्टली, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 45 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर किसी क्लाइंट को आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिल सकता है? हाइपरटेंशन, पेरिटोनाइटिस, एनीमिया या फिर किडनी स्टोन्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस हमारी पेरिटोनियम लेयर के अंदर आई इन्फ्लेमेशन है। पेरिटोनियम लेयर हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर मौजूद सभी ऑर्गन्स को कवर करने का काम करती है। अगर हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन किया तो इन्फेक्शन अंदर पेरिटोनियम लेयर तक पहुंच सकता है, जिससे उसमें इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो सकती है और फिर ये इन्फेक्शन आगे इंटरनल ऑर्गन्स तक जा सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है, जिससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस जैसे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से क्लाइंट में डेथ तक हो सकती है। पेरिटोनाइटिस कंडीशन इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल लेयर। Next question is the most common site of hospital acquired infection is surgical sites, urinary tract, respiratory tract या फिर operation site? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं और ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एडमिशन होने के 48 घंटे बाद होता है। इस इन्फेक्शन के होने का जो मेन कारण है, इस प्रकार के इन्फेक्शन में जो मेन साइट है वो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो 80% केसेस हैं वो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हाउ डिड शी डिफाइन नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को कैसे परिभाषित किया, डिफाइन किया? ऑप्शन ए, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू पेशेंट। ये पेशेंट्स को मेडिसिन एडमिनिस्टर करने की एक आर्ट है। ऑप्शन बी, आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट्स टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। उन्होंने बताया कि पेशेंट के आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाकर हम पेशेंट की रिकवरी को आसान बना सकते हैं। ऑप्शन सी, द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑन पेशेंट्स में
किस प्रकार से सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएं, ये नर्सिंग है। ऑप्शन डी, एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को डिजाइन करने की एक कला है। आपको हिंट दे देता हूं मैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक थ्योरी दी थी जिसे आप एनवायरनमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरनमेंट थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि हम अगर पेशेंट को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो पेशेंट के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को साफ रखना होगा, हेल्दी रखना होगा, ताकि पेशेंट की रिकवरी बेहतर हो सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार नर्सिंग की डेफिनेशन है द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट इन देयर रिकवरी। पेशेंट के आसपास के एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके उसे बेहतर बनाकर हम पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to definition, what aspects are considered when determining ethical behavior? किसी क्लाइंट में एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज ध्यान देनी चाहिए? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल गेन्स, पर्सनल इंटरेस्ट, राइट्स, ऑब्लिगेशन, बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, फेयरनेस, वर्च्यू, या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। एथिकल बिहेवियर इनमें से किस एस्पेक्ट में देखे जाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। दूसरों के राइट्स, ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के फायदे, फेयरनेस, वर्च्यू, ये सभी अगर आप फॉलो करवाते हैं, करते हैं, तो आप इसका मतलब है एथिकल बिहेवियर को शो करते हैं, मॉरल रास्ते पर चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। Next question is, what is the normal intracranial pressure range in millimeters of mercury? mm of hg की रेंज में ICP वैल्यू आपको बतानी है। 5 to 15, 10 to 20, 15 to 25 या 20 to 30। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपके स्कल एरिया में ब्रेन पर लग रहा फ्लूइड के कारण दबाव होता है, और इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 5 से 15 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बोन डिस्क्राइब्ड एज हैमर शेप्ड? इनमें से कौन सी बोन हथौड़े के आकार की होती है, हैमर शेप्ड होती है? फीमर, स्कैपुला, अल्ना, मेलियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेलियस। हमारे जो ईयर है, इंटरनल ईयर है, वहां पर 3 बोन्स पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है, और मेलियस बोन जो होती है ये हैमर शेप बोन होती है। ये तीनों ही हमारी हियरिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ किंजल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान अगर किंजल एक्सरसाइज करती है तो उससे क्या उससे बेनिफिट होगा? ऑप्शन ए, improves eyesight, reduce nausea, enhance memory, strength pelvic floor muscles। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा किंजल एक्सरसाइज करने से उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे को होल्ड करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्टियोक्लास्ट आर, इनमें से ऑस्टियोक्लास्ट कौन सी सेल हैं ये आपको बताना है। ये बोन फॉर्मिंग है, बोन रिपेयरिंग है, बोन डेस्ट्रॉइंग है, बोन रिकंस्ट्रक्टिव है? जो बोन्स का निर्माण करती हैं उन सेल को हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल के नाम से जानते हैं।
और जो बोन की सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट कहलाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। किस वर्ष ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन बनाया गया था? 1915 में, 1908 में, 1923 में या 1895 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1908 में। भारत में नर्सेस के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नर्सेस के राइट्स को एडवोकेट करने और रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था, TNAI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। MSc नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है? 1, 2, 3 या 4 साल का? ऑप्शन बी इज करेक्ट। MSc नर्सिंग 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिडेलिटी प्राइमरली इन्वॉल्व्स। एथिक्स का जो फिडेलिटी प्रिंसिपल होता है वो क्या बताता है? ऑप्शन ए चेंजिंग एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस एज नीडेड। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस को तोड़ सकता है, बदल सकता है। ऑप्शन बी फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस फेथफुली। पेशेंट या पर्सन या डॉक्टर या नर्स अपने आपने जो एक बार प्रॉमिस कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, उसमें चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप उसे फॉलो करेंगे। ऑप्शन सी ओनली मेकिंग प्रोमिसेस टू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सिर्फ प्रॉमिस करना। ऑप्शन डी प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल इंटरेस्ट ओवर कमिटमेंट्स। पर्सनल इंटरेस्ट को कमिटमेंट्स के ऊपर रखना। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने एक बार किसी को प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया या किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर दिया, अब चाहे आपका उसमें प्रॉफिट हो या फिर आपका उसमें लॉस हो, आप दोनों ही सिचुएशन में इसे पूरा करेंगे। आपने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ये चीज़ अगर आप कर पाते हैं तो ये चीज़ फिडेलिटी कहलाती है। एथिक्स का ये फिडेलिटी प्रिंसिपल माना जाता है। अपने द्वारा किए गए वादे को किसी भी स्थिति में पूरा करना, निभाना फिडेलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डेंगू डिजीज। डेंगू डिजीज का दूसरा नाम क्या है? ब्रेकबोन फीवर, बोन फ्लू, जंगल फीवर, ट्रॉपिकल कोल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डेंगू डिजीज को हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से जानते हैं। हड्डी तोड़ बुखार इसे कहते हैं क्योंकि इसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बोन पेन होता है। Next question is in how many seconds does one cardiac cycle typically completes? एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में कुल कितना सेकंड्स का समय लगता है? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। एक कार्डियक साइकिल का मतलब है हार्ट का पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होना और इस प्रोसेस के अंदर 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी 1 सेकंड से भी कम समय में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इज। डिलीवरी के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद अगर वुमेन में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। और पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे बड़ा कारण जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है ये आपको बताना है।
रप्चर्ड यूट्रस, यूट्राइन डिटैचमेंट, टॉनिसिटी ऑफ यूट्रस या फिर यूट्राइन स्कार। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जैसे ही मदर बच्चे को जन्म देती है, मदर की डिलीवरी होती है, तो यूट्रस के अंदर डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है और उनमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, यानी अटोनिसिटी हो जाए, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पर दबाव नहीं पड़ेगा और दबाव नहीं पड़ेगा तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा और इसी कंडीशन को हम पीपीएच कहते हैं। तो डिलीवरी के बाद यूट्रस में टोन का नहीं होना यानी उसका एटॉनिक होना, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस का ना होना पीपीएच का सबसे बड़ा कारण माना जाता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉग रोल टर्निंग मेथड इज यूज्ड इन। इनमें से किस पेशेंट को टर्न कराने के लिए, पोजीशन चेंज करवाने के लिए आप लॉग रोल टेक्निक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं? लंग एब्सेस, सीवीए, स्पाइनल एंड सर्वाइकल इंजरी या फिर एपिलेप्सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट को रीढ़ की हड्डी में चोट है, बैकबोन में इंजरी है, स्पाइनल एरिया में चोट है, तो आप उसे टर्न कराने के लिए लॉग रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के अंदर जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, बेड पर लेटा है, हम इसे टर्न कराने के लिए 4 से 5 लोग इसे अलग-अलग एरिया से होल्ड करते हैं। जैसे एक ने हेड को होल्ड किया, एक ने चेस्ट एरिया को होल्ड किया, एक ने वेस्ट एरिया को होल्ड किया, एक ने लेग को होल्ड किया। ऐसे करके सभी लोगों ने होल्ड करके एक साथ धीरे-धीरे इसके को मूवमेंट करवाते हैं, टर्न करवाते हैं। ये चीज़ जो है लॉग रोल टेक्निक कहलाती है। इसमें बेडशीट का भी हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ जनरल नर्स एंड मिडवाइफ्स कोर्स? जीएनएम कोर्स का ड्यूरेशन कितने समय का होता है? 2 साल, 4 साल, 3 साल, 6 महीने या 1 साल? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या जो जीएनएम कोर्स होता है उसके अंदर 3 साल का तो हमारा कॉलेज ड्यूरेशन होता है, थ्योरी पोर्शन होता है और 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी प्राइमरीली एंटेल? ऑटोनॉमी एथिक्स का एक प्रिंसिपल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए इम्पोजिंग वंस डिसीजन ऑन अदर्स, किसी एक के डिसीजंस को दूसरों के ऊपर थोपना, लगाना। ऑप्शन बी रेस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स इन देयर डिसीजंस, दूसरे लोगों के जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना, उन्हें सपोर्ट करना। ऑप्शन सी इग्नोरिंग अदर्स विशेस, दूसरों की इच्छाओं को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन डी फॉलोइंग कल्चर नॉर्म्स ब्लाइंडली, जो धार्मिक चीज़ें हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑटोनॉमी शब्द का सिंपल मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी किसी भी तरह से अपने डिसीजंस लेने की, आज़ादी कुछ भी करने की जो कि सही हो, दूसरों के द्वारा लिए गए डिसीजंस को सपोर्ट करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, उन्हें अपने मन से जीने देना, ये चीज़ें आज़ादी हैं। हम क्लाइंट को जब उसकी कंडीशन कुछ बेहतर होने लगती है, तो उसे हम उसकी ऑटोनॉमी के हिसाब से चलने देते हैं, यानी हम उसे छूट दे देते हैं कि आप अब अपनी इच्छा से खाना खा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो मंगा कर खा सकते हैं। आपको जिस तरह से रहना है उस तरह से रह सकते हैं। तो ये एक तरह से
नर्सेज का पेशेंट को ऑटोनॉमी देना है, उनको फ्री करना है, उनकी इच्छाओं की रेस्पेक्ट करना है, उनकी इच्छाओं को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग, किसी न्यूबॉर्न बेबी का बॉडी पूरी तरह से मैच्योर है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए कौन सा स्कोर परफॉर्म किया जाता है? अबगार, बेलार्ड, चैंडलर, ओलियंडर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग के रूप में बेलार्ड स्कोर परफॉर्म किया जाता है। अबगार स्कोर के द्वारा हम बच्चे की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज, मीजल्स डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? मिक्सोवायरस, पैरामिक्सो विरिडी वायरस या वेरियोला वायरस या फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैरामिक्सो विरिडी वायरस मीजल्स का एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को यदि प्रोटीन्यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर, एडिमा और कन्वर्जन्स आते हैं तो ये कंडीशन एक्लेम्शिया कहलाती है। इसके मैनेजमेंट में आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामाइन, लेबेटालॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एक्लेम्शिया कंडीशन के डेवलपमेंट को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, MgSO4। और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HbA1c इंडिकेट्स पोस्टपार्टम सीरम ग्लूकोज लेवल। आप HbA1c टेस्ट के द्वारा कितने समय तक का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं? 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक, 16 वीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आप HbA1c टेस्ट के द्वारा 12 सप्ताह या फिर 3 मंथ्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो 12 वीक में 3 मंथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास्ड एज ऑर्डिनेंस? इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1947 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास हुआ था एज अ ऑर्डिनेंस। और ये एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया था 1948 के अंदर। 1947 को तो ये ऑर्डिनेंस के रूप में पास हुआ था, लेकिन एग्जिस्टेंस में पावर में ये एक्ट आया था 1948 के अंदर। इस इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट को बनाने का उद्देश्य था कि भारत में नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ क्वालिटी नर्सिंग केयर सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ PhD इन नर्सिंग कोर्स फॉर फुल टाइम कैंडिडेट्स? अगर कोई नर्सिंग के अंदर PhD करता है तो उसे कुल कितना समय लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल?
फुल टाइम कैंडिडेट अगर कोई पीएचडी करता है तो इसके लिए उसे 3 साल का समय देना होता है, और अगर कोई पर्सन पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता है तो उसे करीब करीब 5 साल का समय देना पड़ता है। फुल टाइम कोर्स 3 इयर्स का है पीएचडी नर्सिंग, और पार्ट टाइम जो कोर्स है वो 5 साल का है, 5 इयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्राइमरीली रेफर्स टू? नीचे बताए ऑप्शंस में से अकाउंटेबिलिटी प्राइमरी किस तरह का कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन ए, अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस एक्शन, किसी की एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। ऑप्शन बी, ब्लेमिंग अदर्स फॉर वंस मिस्टेक, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। ऑप्शन सी, बीइंग आंसरेबल टू oneself एंड अदर्स फॉर वंस एक्शन, आपके द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं उनके लिए आंसरेबल होना, जवाबदेह होना। ऑप्शन डी, ओनली टेकिंग क्रेडिट फॉर पॉजिटिव आउटकम्स, अगर किसी सिचुएशन में फायदा होता है तो आप उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेंगे, यानी उसका श्रेय आप अपने को देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, being answerable to oneself and others for one's action, आपने अगर कोई काम किया, अब वो गलत हो गया या सही हो गया, आप इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, आप इसके लिए जवाबदेह हैं, ऐसा खुद को मानते हैं, तो ये चीज़ जो है अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। अकाउंटेबिलिटी को आप हिंदी में सिंपल जिम्मेदार मान सकते हैं या जिम्मेदारी बोल सकते हैं, कि मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझसे गलती हुई, इसका सारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन व्हिच मेडिकल कंडीशन इज़ देयर अ डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर? इनमें से किस मेडिकल कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, पार्किंसंस डिजीज। ऑप्शन बी, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन सी, अल्जाइमर्स डिजीज। ऑप्शन डी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारे नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे ब्रेन के द्वारा जनरेट किए गए इम्पल्सेस को टारगेट साइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर एसिटाइल कोलिन नहीं होगा तो इम्पल्स जो हैं वो बहुत ही धीरे ट्रांसमिट होंगे या फिर ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। इम्पल्सेस के ट्रांसमिट ना होने के कारण क्लाइंट के अंदर बॉडी मूवमेंट इम्पेयर हो जाती है, यानी वो चाहकर भी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, वो चाहकर भी जैसा चाहता है वैसा काम नहीं कर पाता, ये चीज़ माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस की शुरुआत के अंदर क्लाइंट को पटोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। पटोसिस कंडीशन का मतलब होता है कि क्लाइंट की जो आँखों की पलकें हैं, वो अपने अपने आप बंद हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और क्लाइंट क्लाइंट उन्हें चाहकर भी ओपन नहीं कर पाता। ये चीज़ माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है। पार्किंसन में डोपामाइन की कमी होती है, अल्जाइमर्स नाइल डिमेंशिया है जिसमें मेमोरी लॉस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर डिस्कलरेशन अकर्स इन द बॉडी आफ्टर द डेथ नोन एज, डेथ के बाद बॉडी का कलर बदल जाता है, ये किस टर्म द्वारा बताई जाती है? राइगर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस, लेवर मोर्टिस या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर डेड बॉडी डेथ के बाद में स्टिफ हो जाती है, अकड़ने लग जाती है, टाइट होने लगती है, तो ये चीज़ राइगर मॉर्टिस है। अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, डिक्रीज़ होता है, तो ये एल्गर मॉर्टिस है। और अगर बॉडी का कलर चेंज होता है, तो ये लिवर मॉर्टिस है। तो याद रखिएगा, डेथ के बाद डेथ बॉडी का कलर चेंज होना लिवर मॉर्टिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द टॉडलर एज? टॉडलर एज कितनी होती है?
1 से 3 साल, 0 से 1, 0 से 2, 3 से 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। टॉडलर एज ग्रुप का मतलब होता है 1 से 3 साल तक के बच्चे। 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसे हम टॉडलर एज ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? फ्लुओजेंटिन, सर्ट्रेलाइन, लिथियम कार्बोनेट या फिर वेनालाफैक्सिन? Correct answer is option C, lithium carbonate. Next question is, when was the first school of nursing with midwifery program established? भारत में किस वर्ष पहला नर्सिंग प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें मिडवाइफरी के अंदर डिप्लोमा करवाया जाता था? 1975 में, 1987 में, 1992 में या 2011 1 में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग चेन्नई के अंदर 1987 में खोला गया था, जिसके अंदर मिडवाइफरी के अंदर डिप्लोमा करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स? जीएनएम के बाद अगर कोई नर्सिंग में डिग्री करना चाहता है तो उसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना होता है, तब हम इसे डिग्री के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिग्री है या कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन कितने समय की होती है ये आपको बताना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? यस, एग्जैक्टली इट इज 2 इयर्स। 3.5 इयर्स का जीएनएम प्लस 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग। तो ऐसा करके टोटल 5 या 5.5 इयर्स के अंदर इस तरह से पर्सन डिग्री होल्डर हो जाता है। और अगर कोई सीधा ही डिग्री करना चाहता है नर्सिंग के अंदर तो उसे बीएससी करनी चाहिए। ये 4 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस प्राइमरीली एनकम्पासेस? एथिकल प्रिंसिपल जस्टिस जो है वो हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? ऑप्शन ए ट्रीटिंग इंडिविजुअल अनइक्वली बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। हम पेशेंट्स को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से अनइक्वली ट्रीट करें। ऑप्शन बी ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्विटिवली एंड फेयरली। सभी को समान रूप से केयर मिले, इक्वली उन्हें मानकर ट्रीट किया जाए। ऑप्शन सी फेवरिंग सर्टेन ग्रुप्स ओवर अदर्स। कुछ विशेष लोगों को दूसरों की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ऑप्शन डी फॉलोइंग कल्चर नॉर्म्स विदाउट क्वेश्चनिंग। जो कि सांस्कृतिक नियम हैं, जो कि कल्चरल नॉर्म्स हैं, समाज के नियम हैं, उन्हें बिना सोचे समझे, बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्टिस एथिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है सभी को समानता से ट्रीट करना। आपके सामने अगर कोई रिच पर्सन आ जाए और कोई पुअर पर्सन आ जाए तो आप अपने मन में एक चीज कभी ना लाएं कि ये रिच है हमें इसे ज़्यादा केयर करनी है और वो पुअर है तो उसे हमें कम केयर प्रोवाइड करनी है। आप अपने प्रोफेशन में ऐसा कभी ना करें। नर्सेस नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। इसे बहुत ही सेवा वाला प्रोफेशन माना जाता है। आपको हमेशा पेशेंट की नीड के अनुसार उसे ट्रीटमेंट देना है, उसकी सेवा करनी है, उसे सर्व करना है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो। सो सभी को आप इक्वल मानकर फेयरली अगर ट्रीट करते हैं तो ये जस्टिस प्रिंसिपल कहलाता है और ये आपको एथिकल नेचर के साथ फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स? एंजियोलाइटिक ड्रग्स देने का मेन उद्देश्य क्या होता है? इंड्यूसिंग स्लीप, रिलीविंग पेन, ट्रीटिंग इन्फेक्शन, रिलीविंग एंजाइटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर क्लाइंट को कभी एंजाइटी हो रही है तो उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which position is used while inserting nasogastric tube? nasogastric tube इंसर्ट करते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन, लो फॉर्मुलर, हाई फॉर्मुलर, सेमी फॉर्मुलर। सुपाइन पोजीशन में आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। लो फॉर्मुलर पोजीशन में पेशेंट कुछ इस प्रकार से रहता है, उसका हेड साइड इतना अप रहेगा। हाई फॉर्मुलर पोजीशन के अंदर पेशेंट जो है 90 डिग्री के एलिवेशन के साथ रहेगा और सेमी फॉर्मुलर पोजीशन के अंदर पर्सन जो है अराउंड 60 डिग्री एलिवेटेड रहेगा। यहाँ पर 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हाई फॉर्मुलस पोजीशन में पर्सन बिल्कुल सीधा सपोर्ट लेकर बैठा रहता है और इस पोजीशन में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करना सबसे इजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इम्यूनाइजेशन बिलोंग्स टू? इनमें से इम्यूनाइजेशन किस लेवल का प्रिवेंशन माना जाता है? किसी को आप वैक्सीन लगा रहे हैं, इम्यूनाइज कर रहे हैं, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज? प्लेग डिजीज का कॉज कौन सा होता है? यार्सीनिया पेस्टिस, लेस्मानिया, कॉक्सेला बुर्निटी या फिर फ्लेवीवायरस फिब्रिकस। Option A is correct. Yersinia pestis is a causative organism of plague disease. Next question is, what is the total duration of auxiliary nurse midwife course including internship? A&M कोर्स की इंटर्नशिप के साथ टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल, 2 साल, 18 महीने या फिर 2 साल 6 महीने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, जो एएनएम कोर्स होता है उसके अंदर टोटल 18 महीने लगते हैं, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटर्नशिप आदि को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस इन एथिक्स? एथिक्स का जो बेनिफिसेंस प्रिंसिपल होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए डूइंग हार्म टू अदर्स फॉर अ ग्रेटर गुड, किसी बड़े फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन बी अवॉइडिंग एन एक्शन दैट कुड लीड टू हार्म, हम ऐसे सभी एक्शंस को अवॉइड करते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन सी प्रमोटिंग अ वेल बीइंग एंड डूइंग गुड टू अदर्स, हम अच्छा काम करने को बढ़ावा देते हैं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ऑप्शन डी फोकसिंग सोनली ऑन वंस ओन इंटरेस्ट, किसी एक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम किया जाता हो। बेनिफिसेंस नाम के एथिकल प्रिंसिपल को आप सिंपल बेनिफिट वर्ड से याद रख सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिसेंस की जो स्पेलिंग है, इस ये कहीं ना कहीं बेनिफिट से सिमिलर है। BENEF बेनिफिट और बेनिफिसेंस, इसका मतलब सिंपली यही है कि किसी का नुकसान ना हो, सबको फायदा पहुंचाना। हम क्लाइंट के लिए कुछ बढ़कर कर पाएं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा पाएं, ये चीज़ बेनिफिसेंस है। प्रोमोटिंग अ वेल बीइंग एंड डूइंग गुड टू अदर्स, वेल बीइंग को अच्छा करना, अच्छी अच्छी बातों को प्रमोट करना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना,
ये चीज जो है बेनिफिसेंस के रूप में जानी जाती है। एथिक्स, एथिकल टर्मिनोलॉजी से ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए हम इन्हें रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड? किसी प्रेग्नेंट वुमेन में प्लेसेंटा से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलकर बच्चे के अम्बिलिकस तक जुड़ती है, उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम देते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में कुल कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाती है, ये आपको बताना है। 2 वेन्स, 1 आर्टरी, 1 वेन, 2 आर्टरी, 2 आर्टरी, 2 वेन, 1 आर्टरी, 1 वेन। The right answer is ऑप्शन बी, 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इंफेक्शन इज एल्बेंडाजोल ड्रग कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, वर्म? ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्म इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल ड्रग इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द कार्डियक स्फिंक्टर लोकेटेड इन द बॉडी? हमारे शरीर में किस जगह पर कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या एंड ऑफ ईसोफेगस पे? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो एंड ऑफ ईसोफेगस होता है, जैसे हमारे माउथ से ईसोफेगस जुड़ती है और आगे स्टमक में जाकर एंड होती है, ये हमारा ईसोफेगस है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। हॉलो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से स्टमक तक फूड को लेकर आने का काम करती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टमक से जिस जगह पर जुड़ती है, उसी जगह पर एक गेट पाया जाता है, इसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो फूड इनटेक के दौरान तो ओपन हो जाता है और फूड जब हम नहीं ले रहे होते तो ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड की जो बैकवर्ड मूवमेंट है स्टमक से ईसोफेगस की तरफ वो ना हो पाए। तो कार्डिक स्फिंक्टर्स जो हैं एंड ऑफ ईसोफेगस पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग कैन कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम? इनमें से कौन सी ड्रग की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, क्लोरामफेनिकोल या फिर आइब्यूप्रोफेन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लोरामफेनिकल ड्रग कैन कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर RAK College of Nursing in Delhi start first master's degree program? राजकुमार अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में स्थित है, इसने किस वर्ष अपना पहला मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया था? सिंपली कहें तो अ, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पहली बार MSc नर्सिंग कब शुरू हुई थी? ऑप्शंस आर 1950, 65, 60, 72। करेक्ट आंसर इज 1960। 1960 के अंदर पहली बार RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग में MSc नर्सिंग प्रोग्राम शुरू किया था, डिग्री कोर्स शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म एथिक्स प्राइमरली रेफर्स टू? एथिक्स टर्म का मेन मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए पर्सनल प्रेफरेंसेस, ऑप्शन बी कल्चरल ट्रेडिशंस, ऑप्शन सी वेल बेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग, ऑप्शन डी रिलीजियस बिलीव्स।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बेसिकली जो एथिक्स होता है ये मोरल पर बेस्ड होता है, यानी कि आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हो, आपके अंदर दो विचार आते हैं, एक तो होता है अच्छा विचार, एक होता है बुरा विचार। अगर आप अच्छे विचार को चुनते हैं तो ये एथिक्स है, आप मॉरलिटी पर रहते हैं, और अगर आप अ, बुरे विचार को चुनते हैं तो वो एथिक्स से हटकर चीज होती है। तो लाइफ में किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर आप सही नियमों पर चलते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ये आपका मोरल बेस्ड होता है, ये किसी भी सिचुएशन में राइट और रॉन्ग दो रास्तों को चुनने की बात को बताता है। राइट रास्ते पर चलना एथिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज responsibility डिफाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रोल? ड्यूटीज और रोल्स के कॉन्टेक्स्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए, अ जनरल सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अदर्स। ऑप्शन बी, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट फॉर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन सी, specific accountability or liability tied to a performance of duties associated with particular role. Option D, ignoring one's duties to prioritize personal interest. ड्यूटीज और रोल्स के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम ऑप्शन सी द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से समझिएगा। स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी टाइड टू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रोल। आप हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको ड्यूटी आवर्स में कुछ पर्टिकुलर रोल मिलेंगे, कुछ काम मिलेंगे जिन्हें आपको पूरा करना होगा। अगर आप अपने रोल्स को, अपने ड्यूटीज़ को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ज़िम्मेदारी के साथ पूरा कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अपनी ड्यूटी के दौरान दिए गए टास्क को अच्छी तरह से पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? इवॉन पावलोव, बीएफ स्किनर, वाटसन या फिर एर्नोल्ड? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इवॉन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल नहीं है? ह्यूमेरस, फीमर, टीबिया, स्कैपुला? Option D is correct. It is not the example of long bone. Humerus, femur और टीबिया ये तीनों ही लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे बड़ा भाग किसके द्वारा बनाया जाता है? मैटरनल ब्लड, फीटल यूरिन, मैटरनल हॉर्मोन्स या फिर फीटल स्वेट? प्रेगनेंसी में बच्चे के चारों तरफ यूट्रस के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है फीटल यूरिन। एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादातर हिस्सा बच्चे के यूरिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोट्राइमाजोल इज, क्लोट्राइमाजोल क्या है? एंटी प्रोटोजोवल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग? The right answer is option D. Clotrimazole is a antifungal drug. ये फंगल इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। एम्स नॉर्सेट के रिगार्डिंग ली गई इस
क्लास के अंदर डिस्कस किए गए एमसीक्यूज होपफुली आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम की ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much once again, and best of luck for upcoming AIMS NORCET exam 2023.